एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो, एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। हम दोनों अगली पोस्टों पर जाने के लिए तैयार खड़े थे। दोनों ने मुख्तलिफ पोस्टों पर जाना था। घर से दूरी के साथ अब हमें एक दूसरे से दूरी का दुख भी झेलना था। 4-4.5 साल की रफाकत ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया था। इत्मीनान था तो सिर्फ इतना कि ये जुदाई आर्जी है। सर्दी बहुत ज्यादा थी, गर्म लिबास भी हमारी कपकपी दूर करने में नाकाम हो रहे थे। लेकिन ये सर्दी हमारे लिए नई नहीं थी। इससे पहले हम अस्तोर, जो कि गिलगित की तहसील है, उसके मज़ाफ़ात में मौजूद रट्टो स्कूल में इस इलाके से मुतालिक एक खुसूसी कोर्स कर चुके थे। अमजद की पार्टी बटालियन हेडक्वार्टर से ही दूसरे रास्ते पर रवाना हो गई, जबकि मैं अपनी पार्टी के साथ उससे मुखालिफ जानिब रवाना हो गया। कई घंटों की मुसाफत के बाद हम पोस्ट पर पहुंच सके। पोस्ट पर टेलीफोन और वायरलेस की सहूलियात मौजूद थी, लेकिन फोन उमूमन खराब ही रहता, क्योंकि बर्फानी तोदे गिरने से फोन की लाइन कट जाती। वायरलेस अलबत्ता राब्ता बहाल रखता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि उसके जरिए सिक्योरिटी कायम रखना मुश्किल हो जाती। लेकिन मजबूरी की वजह से वायरलेस के जरिए ही राब्ता बहाल रखा जाता। अलबत्ता ऑर्डर्स वगैरह पास करने के लिए कोड वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते ताकि सिक्योरिटी बरकरार रहे। अमजद से भी चंद मर्तबा गुफ्तगू हो चुकी थी, लेकिन बातचीत सलाम दुआ से आगे नहीं बढ़ी थी। घर से राब्ते का वाहिद जरिया खत था, जिसका मैं शिद्दत से मुंतजिर था। हमारे सेक्टर की 8 पोस्टें थीं और तमाम पोस्टें एक ही बेस से मुंसलिक थीं। बटालियन से डाक वगैरह बेस तक पहुंचाई जाती और उसके आगे तमाम पोस्टें अपने सामान की वसूली के लिए पार्टियां रवाना करती। पार्टियों की नक्लो हरकत का इन्हिसार मौसम की सूरत हाल पर रहता, लेकिन उमूमन नवंबर के महीने में ये नक्लो हरकत 3 माह के लिए बिल्कुल रोक दी जाती, क्योंकि इस अरसे के दरमियान बर्फ बड़ी शिद्दत से गिरती और उसी वजह से बर्फानी तोदे भी बड़ी तादाद में गिरते। घरेलू परेशानी से कतई नजर ये इलाका दिलफरेब और दीदा ज़ेब नज़ारों का मुरज्जा था। साफ और शफाफ फजा में दूर तक फैले पहाड़ी सिलसिले अजीब मंजर पेश करते। ज्यादा बुलंदी और दरख्तों की गैर मौजूदगी की वजह से गो ऑक्सीजन बहुत कम थी, लेकिन ये कमी सिर्फ नक्लो हरकत या जिस्मानी मुशक्कत करते वक्त महसूस होती। पोस्ट पर हम लोगों का वाहिद काम ड्यूटी की बजावरी था और उसके बाद तमाम लोग उमूमन ताश खेलने में मशगूल रहते या स्लीपिंग बैग्स में घुसकर घर और गांव की यादों में खो जाते। मैं अलबत्ता फारिग औकात में हल्की फुल्की जिस्मानी मशकों में वक्त गुजारता। पोस्ट का सेकंड इन कमांड हवालदार कामिल और सिग्नल का सिपाही साजिद भी उमूमन मेरी मशकें देखने आ जाते। जूडो वगैरह के दाव पेच के इस्तेमाल में चूंकि दूसरे आदमी की जरूरत पड़ती है, इसलिए जूडो की मशक करते वक्त मैं उन दोनों को अपने साथ शामिल कर लेता और वो दोनों भी कुछ सीखने के शौक में तख्ता मश्क बने रहते। गिरने और किसी को उठाकर फेंकने के लिए बर्फ बड़ी ममदो मावन साबित होती। ताजा गिरी हुई बर्फ तो फोम से भी ज्यादा नरम होती है। रात को मैं भी साथियों के साथ ताश खेलने में मशगूल हो जाता। गंडापुर होने की वजह से ताश का खेल मेरी घुट्टी में पड़ा था। पत्ताबाजी और चालों में तो बड़े बड़े जुगादरी खिलाड़ी मेरी सलाहियतों का लोहा मानते थे। ये बेचारे तो फकत पत्ते फेंकना जानते थे, इसलिए पहले दिन ही से तमाम ने मुझे अपना गुरु मान लिया। पोस्ट पर हम टोटल 12 बंदे थे, जिसमें एक सूबेदार, एक हवालदार और बाकी तमाम लांस नायक या सिपाही थे। एक बंदा हमने खाना पकाने यानी कुकिंग वगैरह के लिए मुख्तस किया हुआ था। बाकी के 9 बंदे ड्यूटी देते। मुझे पोस्ट पर आए महीना होने को था जब सेक्टर के बेस पर तमाम पोस्टों की डाक और रिफ्रेशमेंट का कुछ सामान पहुंचा। रात को जब वायरलेस पर ऑर्डर पास हुआ तो सूबेदार साहब ने कहा, सुबह सवेरे पार्टी भेज देंगे। डाक की आमद का सुनकर तमाम लोग खुश हो गए थे। मेरे करीब स्लीपिंग बैग में घुसा अली मोहम्मद जोर से बड़बड़ाया, पता नहीं किन खुश नसीबों के खताएं होंगे। गुलाम मोहम्मद बोला, कल इस टाइम तक पता चल जाएगा। ये कहते ही अली मोहम्मद ने अपना सर भी बैग के अंदर कर लिया। चलो उस टाइम तक तो खुश हो लें। लेकिन उन दोनों के अंदाजे गलत साबित हुए। रात के करीबन 2 बजे थे जब हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हुई और सुबह तक शिद्दत इख्तियार कर गई, जिससे पार्टी का जाना
آنا مؤخر ہو گیا۔ برف باری پورا ہفتہ جاری رہی۔ جس دن رکی اسی دن بٹالین ہیڈ کوارٹر کی طرف سے آرڈر پاس ہوا کہ ہر قسم کی موومنٹ فروری تک بند کر دی جائے۔ میں نے علی محمد سے استفسار کیا، اس کا مطلب ہے اگر ہمارا خط ہوا بھی تو اگلے 3 مہینوں تک ہمیں نہیں مل سکے گا۔ اس وقت ہم دونوں ڈیوٹی پر کھڑے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، نہیں یار، اگر رانی ہمارے سیکٹر کی طرف آ نکلی تو ڈاک آ جائے گی۔ میرے لہجے میں حیرانی تھی، رانی؟ وہ بولا، ہاں یار رانی، برف کی رانی، کتیا ہے سفید رنگ کی۔ ہلکا پھلکا سامان مثلاً ڈاک، سگریٹ، نسوار وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے تمام سیکٹرز اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تو کیا یہ مستقل کسی پوسٹ پر نہیں ٹکتی؟ وہ بولا، یہ حرکت میں رہتی ہے، جس پوسٹ پر پہنچے اس پوسٹ والے ایک دن اپنے پاس رکھ کر گوشت وغیرہ سے اس کی تواضع کرتے ہیں اور اگلے دن دوسری جگہ اپنے کام سے بھیج دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، رانی صاحبہ کو بتاتے کیسے ہیں کہ اس نے کس پوسٹ پر جانا ہے؟ وہ بولا، بہت آسان، جس پوسٹ پر بھیجنا ہوتا ہے اس کی جانب رانی کا رخ کر کے پیچھے سے تھپکی لگاؤ تو رانی سمجھ جاتی ہے اور سیدھی اسی پوسٹ پر پہنچتی ہے۔ میں نے کہا، بڑی مفید کتیا ہے یار۔ وہ بولا، بالکل، اس نے کئی دفعہ لوگوں کو مشکلوں سے نکالا ہے۔ ایک دفعہ تو ہماری ناصر او پی پر صوبیدار صاحب سخت بیمار ہو گیا تھا، راستے بند تھے اور بٹالین ہیڈ کوارٹر سے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جو دوائی تجویز کی وہ رانی نے ہی اس کے پاس پہنچائی تھی اور صوبیدار صاحب کی جان بچ گئی تھی۔ اس طرح کئی دفعہ ایسے مراحل بھی آئے ہیں کہ لوگوں کے پاس سگریٹ نسوار ختم ہونے کی صورت میں رانی نے انہیں یہ سب کچھ مہیا کر دیا۔ بڑی بات ہے یار، کہہ کر میں خاموش ہو گیا اور دل ہی دل میں رانی کے بیس پر پہنچنے کی دعا مانگنے لگا۔ وہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی کہ اس سے اگلے دن سیٹ پر بیس والوں نے بتایا کہ رانی کو ہماری سمت ڈاک دے کر بھیجا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے علی محمد سے استفسار کیا، کب تک پہنچ جائے گی؟ وہ بولا، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں میں۔ میں نے کہا، ہمیں 10 گھنٹے لگ جاتے ہیں، وہ بھی رستے صاف ہونے کی صورت میں۔ وہ فخر سے بولا، وہ رانی ہے، راستے میں بغیر رکے سفر کرے گی اور ویسے بھی کتے برف میں آسانی سے چل سکتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے کے بعد ہم تمام اپنے رہائشی کمرے کی چھت پر کھڑے رانی کا رستہ تک رہے تھے۔ حوالدار کامل نے دور چٹانوں کی طرف اشارہ کیا، وہ رہی۔ غور سے دیکھنے پر مجھے ایک سفید دھبا حرکت کرتا دکھائی دیا۔ اگر اس کا رنگ سفید نہ ہوتا تو شاید وہ کافی دیر پہلے نظر آنا شروع ہو گئی ہوتی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں رانی پوسٹ پر پہنچ چکی تھی۔ رانی کے لیے دودھ گرم کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے بیٹھنے کے لیے آٹے کی خالی بوریاں بچھائی ہوئی تھیں۔ وہ اطمینان سے بوریوں پر بیٹھ گئی۔ صوبیدار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ڈاک نکالی۔ تمام لوگ صوبیدار کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ صوبیدار صاحب نے پہلے خط کا پتہ پڑھا، یہ ہے سپاہی غلام محمد۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے غلام محمد کی پیٹھ پر تھپکی لگائی، چل بھائی گاہ میں۔ صوبیدار صاحب ایک ایک خط نکال کر اس پر موجود ایڈریس پڑھتے اور مطلوبہ شخص جھپٹ کر اپنا خط وصول کر لیتا۔ کئی خوش نصیب ایسے تھے جن کے 2-2 3-3 خط آئے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے میرے بھی 2 خط آئے تھے۔ صوبیدار صاحب کے ہاتھوں میں موجود خطوط کا بنڈل جیسے ہی ختم ہوا تمام لوگ اپنا اپنا خط کھول کر پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ میں نے بھی بسم اللہ کہہ کر پہلا خط کھولا۔ اس پر کمانڈو یونٹ کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ غالباً چچا افضال نے پہلا خط میرے پرانے پتے پر بھیجا تھا اور کمانڈوز نے اسے یونٹ کے ایڈریس پر ارسال کر دیا تھا۔ خط میں سلام دعا کے بعد چچا افضال نے جرگے کی کارروائی کے متعلق لکھا تھا کہ جرگے نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے اور چودھری انور کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ خط پڑھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی، لیکن یہ خوشی دوسرا خط پڑھ کر تشویش میں بدل گئی۔ یہ پہلے خط کے مقابلے میں مختصر تھا۔ چچا نے لکھا، جتنی جلدی ہو سکے چھٹی لے کر گھر پہنچو، حالات بہت خراب ہیں۔ میں تاکیداً دوبارہ لکھ رہا ہوں کہ خط ملتے ہی روانہ ہو جانا، چاہے چھٹی ملے یا نہ ملے۔ میں نے خط پر لکھی تاریخ دیکھی، 10 دن پہلے کا لکھا ہوا خط تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ راستے میں رکے بغیر یہ مجھ تک پہنچا تھا۔ میں نے خط کے مضمون سے نظر اٹھا کر دائیں بائیں گھمائی۔ چاروں طرف دور نزدیک برف کی چادر اوڑھے پہاڑی سلسلے دکھائی دیے۔ میرے دماغ میں چچا افضال کے لکھے الفاظ گونجے، چھٹی ملے یا نہ ملے آ جاؤ۔ میں نے خود کلامی کی، کیسے آ جاؤں؟ میری سوچوں میں ہلچل مچ گئی تھی، کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ رات کو ڈیوٹی کے دوران میں آپریٹر کے پاس پہنچا۔ سگنل مین ساجد ڈیوٹی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا، ساجد بھائی، آج سردی بہت زیادہ ہے، اگر آپ 10-12 منٹ کے لیے باہر چلے جائیں، میں ذرا گرم ہو لوں۔ وہ خوش دلی سے بولا، کیوں نہیں، اور رائفل لے کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں نے وائرلیس کا ریسیور پکڑا اور امجد کی پوسٹ کو پکارا۔ ٹاپ 3 فار لیاقت اوور۔ لیاقت امجد کی پوسٹ کا فرضی نام ہے۔ پوسٹوں کے نام بدلنے سے چونکہ کہانی کی سچویشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے ان کے اصلی نام بتانے سے گریز کیا جا رہا ہے۔
है। यूं भी आर्मी से मुताल्लिक मालूमात शाया करने का ऑर्डर नहीं है। लियाकत फॉर टॉप 3 सेंड योर मैसेज ओवर। मैंने कहा निकनेम अमजद को बुलाओ ओवर। दूसरी तरफ से आवाज आई वेट ओवर। चंद लम्हों बाद रिसीवर से अमजद की आवाज गूंजी अमजद ओवर। मैंने अमजद से कोड वर्ड्स में कहा अमजद तुम्हारा लास्ट नंबर ओवर। और इसका साफ मतलब था कि कोई खुफिया बात है और अमजद अपने आर्मी नंबर, जो कि हर फौजी जवान को आर्मी नंबर अलॉट किया जाता है जो 7 फिगर्स पर मुश्तमिल होता है, उसके लास्ट 4 फिगर्स पर मुश्तमिल सेट की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करे। इस तरह एक तो बटालियन में हमारी बातें नहीं सुनी जा सकती थी और दूसरे अमजद भी अपने साथ मौजूद ऑपरेटर को किसी बहाने दाएं बाएं कर सकता था। वायरलेस सेट भी रेडियो की तरह काम करता है, उसकी भी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। 2 सेटों पर जब एक ही फ्रीक्वेंसी लगाई जाए तो दोनों का राब्ता हो जाता है, अलबत्ता उसकी रेंज रेडियो से बहुत कम होती है। कुछ वायरलेस सेट ऐसे भी हैं जिनसे काफी दूर दूर तक बात की जा सकती है, लेकिन ऐसे सेट सिर्फ सिग्नल कोर वालों को ही इशू किए जाते हैं और मखसूस और अहम मकामात पर इस्तेमाल होते हैं। मैंने मतलूबा फ्रीक्वेंसी सेट की। चंद ही लम्हों बाद अमजद की आवाज आई जानी ओवर। मैंने कहा यस ओवर। बोलो ना क्या बात है, मैंने ऑपरेटर को चाय बनाने के लिए भेज दिया है ओवर। और मैंने मुख्तसर उसको खत की आमद और अपने अंदेशों के मुताल्लिक बता दिया। मेरी सारी बात सुनकर वो मुस्तफसिर हुआ। ठीक है पर तू करना क्या चाहता है ओवर। मैंने कहा मैं घर जाना चाहता हूँ ओवर। वो बोला मुश्किल बल्कि नामुमकिन है ओवर। मैंने कहा यार कोई तरकीब सोचो, मुझे लगता है घर में कोई हादसा पेश आ गया है ओवर। वो बोला अल्लाह खैर करेगा यार, अभी रास्तों पर चलना भी तो मुश्किल है ना। मैंने कहा माजे साहब मैं आज रात को यहाँ से निकल जाऊंगा, आगे अल्लाह मालिक है ओवर। उसकी आवाज आई यार बटालियन हेडक्वार्टर बात करो, शायद कोई सूरत हाल निकल आए ओवर। मैंने कहा कोई सूरत नहीं निकल सकती, तमाम रास्ते बंद हैं और हेलीकॉप्टर का पोस्ट पर पहुंचना यूं भी नामुमकिन है। मेरे लिए कमांडिंग ऑफिसर 10 बंदों की कुर्बानी तो नहीं दे सकता ओवर। अमजद की झल्लाई हुई आवाज आई तूने जरूर अपनी जान से खेलना है। मैंने कहा मेरी कामयाबी के लिए दुआ करना ओवर। वो बोला यार जानी अगर ऐसा है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ ओवर। मैंने सख्ती से उसकी बात रद्द की नहीं, तुम मत जाना, अपने वक्त पर छुट्टी लेकर ही जाना। ये ना हो कि हम दोनों बर्फ में फंस कर अल्लाह को प्यारे हो जाएं, दुश्मन से बदला कौन लेगा फिर ओवर। वो बोला ठीक है घर पहुंचते ही खत जरूर लिखना वरना मुझे परेशानी रहेगी ओवर एंड ऑल कहकर मैंने राब्ता खत्म किया और बाहर आकर साजिद से राइफल पकड़कर ड्यूटी पर खड़ा हो गया। रात के 9 बज रहे थे। 10 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होना थी। ड्यूटी के लिए दोबारा मैंने 2 बजे उठना था। रिहायशी कमरे में तमाम लोग जाग रहे थे। अहमद अली नामी लड़के का बच्चा हुआ था और उसकी खुशी में गाने बजाने की महफिल शुरू थी। कुक अंडों का हलवा, कबाब पकोड़े और चावलों की तैयारी में मशगूल था। अली मोहम्मद उसका हाथ बटा रहा था। पोस्टों पर हमें अंडों का खुश्क पाउडर मिलता था, उसी से हम ऑमलेट और हलवा वगैरह बनाते थे। 10 बजे मैंने ड्यूटी खत्म की, कमरे में जाकर अपना पिट्ठू उठाया और स्टोर में घुस गया। किसी की भी तवज्जो मेरी समत न हुई क्योंकि उस वक्त तमाम साथी हवालदार कामिल की तरफ मुतवज्जे थे जो अपनी सुरीली आवाज में कोई गाना गा रहा था। मेरा जहन चूंकि डिस्टर्ब था इसलिए गानों के बोलों पर मैं तवज्जो न दे सका। पेट्रोमैक्स लैंप की रोशनी में मैंने रास्ते के लिए जरूरी सामान पिट्ठू में डाला और पिट्ठू तैयार करके स्टोर में रखकर कमरे में आकर चुपचाप स्लीपिंग बैग में घुस गया। घर के मुतालिक मुख्तलिफ किस्म के अंदेशों ने मुझे माहौल से लाताल्लुक कर दिया था। मैं नामालूम और कितनी देर इसी तरह सोचों में गुम रहता कि अचानक किसी ने स्लीपिंग बैग मेरे ऊपर से खींचा। सो गए क्या? मुझे खुशदिल खान की आवाज सुनाई दी। तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा हाँ यार बस सर में दर्द है। वो मेरा सर सहलाता हुआ बोला खाना तैयार है, खाकर सो जाओ। मैं उठ गया, हाँ चलो। मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी लेकिन रास्ते की मुशक्कतों और सऊबतों को मद्देनजर रखते हुए कुछ न कुछ खाना मैंने जरूरी समझा। खाना खाकर तमाम लोग एक मर्तबा फिर ताश की बाजी जमा कर बैठ गए। मैं संतरी की बदली के लिए तैयार होने लगा था ताकि वो खाना खा ले। खुशदिल खान ने मुझे तैयार होता देखकर आराम करने का मशवरा दिया था। उमर जान तुम आराम करो, मैं चला जाता हूँ। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही कहकर बाहर निकल गया। संतरी के कमरे में दाखिल होते ही मैं राइफल दीवार के साथ खड़ी करके स्टोर में घुस गया। संतरी के खाना खाने से पहले मुझे निकल जाना था। मुझे पता था कि वापसी पर संतरी ने राइफल उठाकर अपनी ड्यूटी देनी शुरू कर देनी है, लेकिन इससे पहले भी कई दफा ऐसा हुआ था कि बदली करने वाला आदमी राइफल दीवार के साथ खड़ी करके दाएं बाएं हो गया हो। फ्रंट
व्हाइट वाला संतरी अलबत्ता अपनी जगह से उस वक्त तक नहीं हिलता था जब तक उसकी बदली ना आ जाती। पिट्ठू उठाकर मैं पोस्ट की मगरबी सम्त में मौजूद नाले की तरफ बढ़ गया। बर्फ अभी तक कच्ची थी, यानी उसमें पांव धंस रहे थे, वरना नाले में उतरने के लिए चंद मिनट ही लगते। जनवरी फरवरी में जब बर्फ सख्त हो जाती तो उतराई में चलने की बजाय फिसल कर जाना पड़ता और घंटों के फासले मिनटों में तय होते। मेरा और अमजद का उस इलाके में बहुत कम वक्त गुजरता था, लेकिन इसके बावजूद हम बर्फानी इलाके में रहने के तरीक़ेकार से अच्छी तरह वाकिफ थे और उसकी वजह कमांडो सर्विस के दौरान किए जाने वाला वो कोर्स था जो हम दोनों ने रट्टो स्कूल में किया था। टॉप 3 से बेस पर जाने के लिए उमूमन शुमाली जानिब का रास्ता इख्तियार किया जाता। मगरबी सम्त में उतरकर भी मैंने शुमाली नाले में ही सफर करना था, लेकिन उस तरफ बेस रास्ते में ना आता और मैं अपने संतरियों से बचकर निकल सकता था। घुप अंधेरा था और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। धुंध की वजह से मैं सितारों को भी अपने गाइड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था। नाले में उतरते हुए मुझे पौन घंटा लग गया। टॉर्च जलाए बगैर मैं अंदाजे से शुमाल की तरफ नाले में बढ़ गया। ताजा पड़ी बर्फ की वजह से मैं रेंगने की रफ्तार से हरकत कर रहा था। उस इलाके में सरहद की तकसीम बड़े अजीब अंदाज में हुई है। जिस जगह भी दोनों मुल्कों की आर्मी को पोस्ट के लिए मुनासिब जगह मिली, वहीं पोस्ट बना दी गई। इसलिए कई जगहें तो ऐसी हैं कि हमारी पोस्टें दुश्मन के इलाके में गहराई तक चली गई हैं और कहीं वो दूर तक हमारे इलाके में घुस आए हैं। एक दूसरे पर फायर खोले रखना रोजाना का मामूल था। पोस्ट पर किसी ने हाथ से इर्द गिर्द के इलाके का नक्शा बनाकर रख छोड़ा था। इस नक्शे से भी मुझे इलाके को समझने में काफी मदद मिली। अगर मैं मुसलसल 3-4 दिन चलता रहता तो रोड तक पहुंच सकता था, जहां से मुझे स्कर्दू के लिए गाड़ी मिल जाती। बर्फ गो के नरम थी, लेकिन मेरे इरादों को मुतजलजल करने में नाकाम रही। कुछ दूर आने के बाद रास्ता नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गया और मेरी रफ्तार बढ़ गई। टॉप 3 से हमवार नजर आने वाला नाला अब ढलवान की तरह महसूस हो रहा था। मैं चलते चलते गाँव के ख्यालों में खो गया। घर वालों के बारे में सोचकर रास्ते की दुश्वारी का एहसास मिट गया था। अब्बू जान, चचा जान और भाइयों की शक्लें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। न जाने उनमें कौन मुझे वापसी पर न मिलता। रास्ते में 1-2 मोड़ आए, लेकिन मैंने मगरिबी सम्त ही इख्तियार की। पोस्ट पर अब तक मेरे भागने का पता चल गया होगा। मेरे जहन में सोच उभरी और तस्दीक के लिए मैंने अपनी घड़ी के चमकते डायल पर नजर दौड़ाई। सुइयां 2:30 बजने का ऐलान कर रही थीं। मुझे चलते हुए करीबन 3 घंटे होने को थे। चंद लम्हों के लिए रुककर मैंने सांस दुरुस्त की, पिट्ठू से वाटर बॉटल निकालकर 1-2 घूंट पिया और दोबारा चल पड़ा। मेरा इरादा था कि सुबह होने के बाद अगर मौका मिले तो थोड़ी देर आराम करूं, वरना चलता रहूं। 2-3 दिनों का राशन मेरे पिट्ठू में था। सुबह आहिस्ता आहिस्ता तुलू होने लगी, लेकिन धुंध की वजह से इर्द गिर्द के मंजर साफ नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर रुककर मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया और एक मर्तबा फिर नाक की सीध में चलना शुरू कर दिया। 11 बजे के करीब धुंध छटना शुरू हुई। मैंने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई ताकि बैठने के लिए कोई आड़ तलाश करूं। इस इलाके में किसी भी जगह 10-15 मिनट से ज्यादा बैठना मुश्किल हो जाता, इसलिए मैं अपने पिट्ठू में बर्फानी इलाके का मखसूस गर्म लिबास जो संतरी ड्यूटी के दौरान पहनते थे वो लाना न भूला था। एक खो जैसी जगह देखकर मैंने पिट्ठू उतारा, उसमें से गर्म जैकेट पाजामा निकालकर पार्के के ऊपर ही पहन लिया। पार्का बर्फ के अंदर हरकत करने के लिए पैराशूट कपड़े का बना हुआ हल्का फुल्का लिबास होता है। पिट्ठू बतौर तकिया सर के नीचे रखकर मैं बर्फ पर ही लंबा लेट गया। मुसलसल चलने की वजह से मैं थकन सी महसूस कर रहा था। धुंध मुकम्मल गायब हो गई थी। लेटे लेटे ही मैंने दाएं बाएं नजर दौड़ाई ताकि देख सकूं कि कितना फासला मैं तय कर चुका हूं। मेरा अंदाजा था कि मैं बेस को काफी पीछे छोड़ आया हूं, लेकिन लेटे हुए इर्द गिर्द के मनाजिर मुझे नामानूस से लगे। मैं बेख्तियार उठ बैठा और ये देखकर मैं उछल पड़ा कि मैंने सरहद उबूर कर ली है और अब दुश्मन के इलाके में बैठा हुआ हूँ। घर की परेशानी उस वक्त मेरे दिमाग से महव हो गई और मैं नई उलझन में पड़ गया। पीछे निगाह दौड़ाने पर मुझे नाले के दरमियान अपने पाँव के वाज़े निशान नजर आए और ये निशान दुश्मन को मेरी आमद से मुत्तला कर सकते थे। मैं एक मरतबा फिर आड़ में हो गया और मौसम के खराब होने की दुआ मांगने लगा, मगर वो मौसम जो बगैर दुआ के ही अक्सर खराब रहता था, आज दुआ मांग के भी साफ ही रहा। अगर शाम तक मैं दुश्मन की नजर से महफूज रहता तो अंधेरा होते ही मैं वापसी का सफर तय कर सकता था। घड़ी पर नजर डाली, 12 बजने वाले थे। इस इलाके में शाम के 5-5:30 बजे के करीब अच्छा खासा अंधेरा छा जाता था और मैं उसी वक्त ही वापसी का सफर शुरू कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।